हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के सेशन में। 21 डेज चैलेंज हमारा चल रहा है फॉर ग्रुप 1 एडवांस अकाउंट एंड फॉर ग्रुप 2 कॉस्ट एंड एफएमएस में, जिसमें आज बारी है एडवांस अकाउंट की डे नंबर 5 की। जी हाँ, 4 सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यूट्यूब पर पढ़े हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखे तो भाई यूट्यूब से हमारे चैनल से उन सेशंस को भी आप देख लीजिए। एंड इन 21 डेज चैलेंज का हमारा पर्पस यही है कि आपकी जो तैयारी है आने वाले अटेम्प्ट के लिए आप तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपकी तैयारी को और एक रौद्र रूप देने के लिए, चार चांद लगाने के लिए सेशंस मेरी तरफ से कंडक्ट किए जा रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बटन प्रेस कर दीजिए। कौन सा बटन सर? बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी सेशन है उसके नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से वेल प्रेजेंटेड मैनर में नोट्स जो है मैंने बनाए हैं। एंड साथ ही साथ ये वाली चीजें बता देता हूं कि आप बाकी दोनों सब्जेक्ट के लिए भी फॉलो करते रहिएगा 21 डेज चैलेंज, और अपने फ्रेंड्स सेक्टर के साथ भी शेयर कर दीजिएगा न्यूज। और अगर आ चुके हैं इस वीडियो पर तो लाइक करना ना भूलें। चलिए जी, मैं और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। ये लीजिए उत्तर। सो 21 डेज चैलेंज में आज है एडवांस अकाउंट के डे नंबर 5 में, जहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज की जैसी बात आती है तो जहन में P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आने लगता है, जो कि शेड्यूल 3 के द्वारा एक नया फॉर्मेट कुछ साल पहले एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 लेकर आया गया। और इस चैप्टर में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि बच्चा प्रे करता है यार ये क्वेश्चन ना बहुत लेंदी हो जाता है, ये आए ना। और उसका एक रीजन होता है कि बच्चों ने ना लिख के प्रैक्टिस ही नहीं करी होती। इवन जहां पर बच्चों ने क्लास लगाई होती है ना, वो टीचर भी क्या करते हैं, पीडीएफ पकड़ा देते हैं या फिर क्लास में टिक मार्क करा देते हैं, ये ऐसे आएगी ऐसे। क्यों इतना सारा लिखना पड़ता है? कोई लिखना ही नहीं चाहता, कोई लिखना ही नहीं चाहता। लेकिन ये सही बात नहीं है। मैं हमेशा अपना बेस्ट देता हूं जब क्लास में पढ़ाता हूं, तो रेगुलर बैच में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन लिखकर करवाते हैं। एंड ऐसा नहीं कि फास्ट ट्रैक बैच है तो वहां पर नहीं कराते, फास्ट ट्रैक बैच में भी लिखकर पूरा एंड टू एंड सॉल्व करवाते हैं क्वेश्चन, P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलोंग विद ऑल द रेलिवेंट नोट्स। तो ऐसे ही चीजें आज इस चैप्टर के अंदर पुत्र हम देखने वाले हैं। कमॉन जी, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता हुआ क्वेश्चन के अंदर, जी सुमेधा लिमिटेड है, दे टुक अ लोन फ्रॉम बैंक फॉर ₹10 लाख पुत्र टू बी सेटल्ड विद इन 5 ईयर। 10 लाख रुपए का लोन लिया, कहते 5 साल में सेटल करेंगे। तो सोचने से लगता है हर साल 2 लाख रुपए देंगे, लेकिन आगे कहते हैं जी 10 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है विद इंटरेस्ट। 10 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है और साथ में इंटरेस्ट भी देंगे। मतलब 5 साल में 5 इंस्टॉलमेंट नहीं है, 10 इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि हर 6 महीने के बाद दे रहे हैं। तो 10 लाख डिवाइड बाई 10 करता हूं तो 1 लाख रुपए की पर इंस्टॉलमेंट आपकी आ जाती है। क्वेश्चन कहता है पुत्र, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू ऑन 30 सितंबर 2013। 1 लाख रुपए की, जो हमने कहा है कि 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई पहली इंस्टॉलमेंट ना 1 लाख रुपए की जो ड्यू है 30 सितंबर को। डिटरमाइन हाउ द लोन विल बी क्लासिफाइड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सुमेधा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 13 एज पर द शेड्यूल 3। तो 31 मार्च 13 को आप बैलेंस शीट जब बना रहे हो, किस तरह से लोन दिखाना है। अब लेमैन बड़ा ही सिंपल सा जवाब देगा, कहेगा भाई 5 साल में पे करना है, टू बी सेटल्ड विद इन 5 ईयर, मतलब 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी बनेगा 10 लाख। लेकिन अगर हम फाइनेंस के स्टूडेंट हैं और हम जानते हैं भली भांति कि किस तरह से करंट और नॉन करंट को क्लासिफाई किया जाता है एज पर शेड्यूल 3, तो हम ये उत्तर नहीं देंगे। हमारा उत्तर क्या होगा कि भाई अगले 12 मंथ के अंदर जो भी अमाउंट पेएबल है आपका, वो तो बनेगा करंट लायबिलिटी, और जो बियॉन्ड 1 ईयर पेएबल है वो बनेगा नॉन करंट लायबिलिटी। तो सीधी सीधी बात करें, 31 मार्च 13 पे हम खड़े हैं, तो मुझे ये देखना है 31 मार्च 14 तक कितना पे करना है अपने को। कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी जी? 2। एक 30 सितंबर को जाएगी, उसने बोला हाफ ईयर लिया, और एक जाएगी 31 मार्च 14 को। तो 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख रुपए ईच, यानी कि टोटल 2 लाख। ये 2 लाख तो आपका करंट लायबिलिटी में क्लासीफाई होगा, और जो बाकी का बच गया 5 लाख टोटल माइनस दिस 1 लाख, जो बच गया 4 लाख रुपए, वो कहां पर क्लासीफाई किया जाएगा? अंडर द नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है। आइए जी उत्तर देखते हैं। ये लीजिए, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग है बाय डिफॉल्ट, 31 मार्च 13 को देख रहे हैं, तो ये जो पीरियड है दिस 1 ईयर पीरियड, इसमें आपकी 2 इंस्टॉलमेंट जा रही है। इंस्टॉलमेंट 1 ऑन 30 सितंबर, इंस्टॉलमेंट 2 ऑन 31 मार्च 14। ये देखिए लिखे विद इन 12 मंथ है। तो ये वाला जो अमाउंट है आप क्लासीफाई करेंगे एज अ करंट लायबिलिटी, और जो बाकी का अमाउंट रहेगा बियॉन्ड 12 मंथ वाला, ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी उत्तर बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। सो हम यहां पर लिख रहे हैं जी, द लोन taken by Sumida Limited is long term borrowing, though the loan taken by Sumida is long term borrowing, but amount payable within 12 months from the balance sheet date falls under current liability। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे सुमिधा लिमिटेड की फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 13 एज एट 31 मार्च 13, तो आप नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंतर्गत बैंक लोन कितने रुपए का? 8 लाख का। टोटल 10 का था, टोटल 10 लाख का लोन था क्या? सॉरी, मैंने शायद 5 लाख कुछ ऐसा बोल दिया सर।
10 लाख का लोन है जिसमें से 2 लाख रुपए का आपका करंट बना, तो बाकी का 8 लाख रुपए का नॉन करंट बन जाएगा। मैंने शायद पहले 5 महीने से कुछ ऐसा बोल दिया, सॉरी। तो करंट लायबिलिटी क्या है? करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग और करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बैंक लोन 2 लाख रुपए जो आपका विद इन 12 मंथ पे होना। और कुछ समय पहले यहाँ पर अमेंडमेंट आई थी, पहले इसको अदर करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई किया जाता था, लेकिन अमेंडमेंट में कहा गया कि नहीं, अदर करंट लायबिलिटी नहीं, इसे आपने शॉर्ट टर्म बोरिंग के तहत जो क्लासिफाई करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। ठीक है, तो एक था ये वाला प्रश्न, काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आपको 3, 4 या 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब आते हैं जी मेन क्वेश्चन पर, जहां पर हमें लिखकर पूरी डिटेल में बातचीत करनी होगी, फॉर्मेट्स बनाने होंगे। क्वेश्चन कहते हैं जी द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ओमेगा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। ट्रायल बैलेंस है, तो भैया तुम हो डेबिट और तुम हो क्रेडिट, तुम हो डेबिट, तुम हो क्रेडिट। आइए जी देखें, तो डेबिट साइड पर क्या क्या कहता है जी, लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, क्या है जी, पीपीई है, ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है आपकी, और साथ में बता रहे हैं जी आपका बैंक बैलेंस, ये क्या होगी जी, आपके करंट एसेट हो गए। एडजस्टेड परचेजेज है, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिन, सेलिंग, डिबेंचर इंटरेस्ट एक्सेट्रा, ये सारे आपके पी एंड एल में आने वाले खर्चे हो गए, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में। और एक इंटरिम डिविडेंड पेड, ये क्या है जी, एप्रोप्रिएशन। ऑन दी अदर साइड देयर इज एन इक्विटी कैपिटल, डिबेंचर यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी, रिजर्व पी एंड एल, सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब रिजर्व एंड सरप्लस हो गए, सेल्स आपकी मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया पी एंड एल में आने के लिए, ट्रेड पेबल आपकी करंट लायबिलिटी हो गई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, एंड एक ये क्या पड़ा है जी, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट मतलब कोई ऐसा एक आइटम था जिसका 4 रुपए का क्रेडिट बैलेंस था। ये फिगर्स जो है ना बेटा सारी थाउजेंड्स में है, फिगर्स आर इन थाउजेंड, तो 4,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस था, समझ में नहीं आया क्या करे, तो सस्पेंस अकाउंट लिखकर डाल दिया। देखते हैं इसके बारे में भी अगर कुछ बताया होगा तो हम डील करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है जी अथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब 4 लाख रुपए का कैपिटल है, जबकि यहां देखते हैं तो 300, और मैंने क्या बोला फिगर्स थाउजेंड में, तो 3 लाख रुपए का कैपिटल आपका इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप है। कहता है जी कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विश टू रीवैल्यू द लैंड एट ₹3,60,000। तो आपकी जो लैंड 2,20,000 की है, कहता है इसे 3,60,000 पर रीवैल्यू कर देना, मतलब 1,40,000 रुपए से बढ़ा देना। तो लैंड क्या है, आपका एसेट है, बैलेंस बढ़ रहा है, तो इसे डेबिट करेंगे और बदले में कौन सा क्रेडिट होगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से। तो एक ये अच्छा पॉइंट रहा। उसके बाद कहता है जी डिक्लेयर करना फाइनल डिविडेंड एट 10% ऑन 2 अप्रैल 2022, ईयर एंड हो 31 मार्च को, तो 2 दिन बाद ही आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। भाई चाहे एक दिन बाद ही क्यों ना हो, इसके ऊपर तो कुछ समय पहले अमेंडमेंट आ गई थी कि चाहे, काफी समय पहले तक क्या करते थे कि जो डिविडेंड आपका होता था, क्योंकि इस ईयर का डिविडेंड है, तो चाहे ईयर एंड होने के बाद डिक्लेयर किया जाता था, उसको हम इसी साल के अकाउंट में डाल देते थे, अकाउंटिंग कर देते थे उसकी। लेकिन ये कहा गया कि अब आपका चाहे डिविडेंड इस साल का ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि वो 31 मार्च के बाद आप डिक्लेयर कर दो, तो करंट ईयर में नहीं जाएगा, वो जिस ईयर में आपने डिक्लेयर किया उसी ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा। तो इसका नो इंपैक्ट है। हम खत्म होने के बाद, क्वेश्चन एंड होने के बाद नोट लिखकर आएंगे कि भैया फाइनल डिविडेंड जो है, चाहे आपका AS4 की बात करें तो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में फॉल कर जाते हैं कि आफ्टर द ईयर एंडेड दैट इज 31 मार्च, बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन चाहे ये इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट है, चाहे AS4 इसे एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं, बट इट फॉल्स नाउ एज एन एक्सेप्शन टू दैट एडजस्टिंग इवेंट। हम इसके कारण अपने ईयर एंडिंग 31 मार्च के अकाउंट्स को एडजस्ट नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट रहा। ये है जी मेन, कहता है सस्पेंस अकाउंट जो खड़ा है ना 4,000 रुपए का, इट रिप्रेजेंट्स कैश रिसीव्ड फॉर द सेल ऑफ सम ऑफ द मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 21। 1 अप्रैल 21, ये 31 मार्च 22 है, यानी कि 1 अप्रैल 21 तो बिगिनिंग की डेट हो गई, जिस दिन आपका ईयर स्टार्ट हुआ था। तो क्वेश्चन कहता आपने ईयर स्टार्ट होने पर ना एक मशीनरी सेल करी थी 4,000 रुपए की, तो आपने उसे सस्पेंस में डाल दिया। लेकिन हुआ क्या था एक्चुअल में, शायद अकाउंटेंट को एंट्री नहीं आ रही थी करनी। कहता है इस मशीनरी की कॉस्ट है 10,000, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी हुई है 8,000 रुपए की। आज 10,000 रुपए की मशीनरी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000 की, यानी कि इसकी WDV कितने रुपए की है पुत्र, 2,000 की। आपका सेल प्राइस कितना है, 4,000, तो इसके ऊपर आपको क्या हुआ है, 2,000 की WDV थी, आपने 4 का सेल कर दिया, तो प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है 2,000 का। तो इसका इंपैक्ट मैं समझा दूंगा। उसके अलावा डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देना प्लांट एंड मशीनरी पर 10% ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, तो 7,70,000 जो है उसमें से हम देख लेंगे क्या एडजस्टमेंट हो रही है पॉइंट नंबर 4 के कारण, और जो बचेगा वैल्यू आपका ओरिजिनल कॉस्ट का जो सेल अब तक नहीं हुआ उसके ऊपर 10% आपने लगा देना। क्वेश्चन सेज पुत्र यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ओमेगा लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 22 एंड द स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडिंग दिस एज पर शेड्यूल 3, इग्नोर द प्रीवियस ईयर फिगर्स एंड टैक्सेशन। आई होप ये वाली बात क्लियर है। हम कहां चले गए, कहां चले गए, कहां चले गए, कहां चले गई, कहां चली गई।
ये लीजिए, सबसे पहले तो जो पॉइंट है एग्जाम में ऐसा नहीं है एंट्री करके आने, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं ये एंट्री भी दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन ने एक बोला था जी आपने लैंड को रीवैल्यू किया, आपकी 2,20,000 से 3,60,000 कर दी, तो आपका लैंड का वैल्यू बढ़ गया, आपने एंट्री पास करी लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा, लैंड बढ़ जाएगी और उधर रिजर्व एंड सरप्लस में एक नया बैलेंस आ जाएगा जी रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से। अब आई जी महत्वपूर्ण बात, जो आपने मशीनरी सेल करी थी, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी जब आपने सेल किया, आपने 4,000 रुपए में सेल किया तो बैंक आ गया 4,000, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 10,000 की, खत्म हो गया, क्रेडिट किया, और इसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्शन 8,000 रुपए की लग चुकी थी, उसका क्रेडिट बैलेंस पड़ा, लेकिन अब तो सेल कर दिया तो उस प्रोविजन को डेबिट करके खत्म कर दो, और 2,000 रुपए का जो बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट ऑन सेल है। अगर बैलेंसिंग फिगर ना भी निकालो तो मैंने आपको सिखा दिया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ते हो कि 2,000 रुपए का प्रॉफिट है यहां पर, लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई है, आपने एंट्री कर दी बैंक टू सस्पेंस 4,000, सस्पेंस अकाउंट में 4,000 क्रेडिट पड़ा है ना, वो ये वाला 4,000 क्रेडिट पड़ा है। अब सवाल उठा कि करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री के बेस पर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट होना चाहिए था, करेक्ट, रॉन्ग में भी बैंक तो डेबिट हो ही गया, मतलब बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, आपकी ये पूरी एंट्री पड़ी है, तीनों अकाउंट पड़े, तो ये एज इट इज उठकर आगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी एंड प्रॉफिट, और जो सस्पेंस अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया था, जो क्रेडिट बैलेंस पड़ा है ये गलत कर दिया था, इसको डेबिट करो सो दैट इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाए, तो ये एंट्री आप पास पुत्र करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद मशीनरी की डेप्रिसिएशन का नोट भी यहीं पर बना देते हैं। क्वेश्चन ने कहा बिगिनिंग में आपका प्लांट एंड मशीनरी था 7,70,000 का, और आपने इसमें से कितने की कॉस्ट का बेच दिया, मशीनरी जो आपने सेल की उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 10,000 की, तो बैलेंस कितना बच गया 7,60,000, और क्वेश्चन ने कहा था भाई 10% की डेप्रिसिएशन लगा देना ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, तो कितने रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट बची है 760 की, इसका 10% करते हैं तो 76 आ जाता है, ये आपकी डेप्रिसिएशन पुत्र हो जाएगी। यहां तक ओके है, हम आगे बढ़ते हैं। आइए जी, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बना रहे हैं जी, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऑफ ओमेगा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने क्रेडिट साइड पर देखा होगा, अगर अभी तक नोट्स नहीं लिए तो टेलीग्राम चैनल से जाकर नोट्स उठा लो, अपने फोन में या लैपटॉप में ओपन कर लो, क्वेश्चन देखो, वहां पर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पर लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स लिखा है, तो कितने रुपए का 700 का। उसके अलावा अगर इसके अलावा किसी प्रकार की कोई भी इनकम आ रही है जो कि आपकी मेन इनकम नहीं हो, उसे अदर इनकम में क्लासीफाई किया जाता है, तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं नोट नंबर 1 फॉर अदर इनकम। क्या आएगा इसके अंदर, आपका प्रॉफिट जो हुआ सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, इसके अलावा कोई रेंट रिसीव डिविडेंड रिसीव वगैरह होता वो भी यहीं पर हम डाल देते, तो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ गया जी 2,000 का, और यहां से आप कह सकते हैं जी मेरी आ गई टोटल इनकम दैट इज 702, टोटल इनकम 702। उसके बाद आते हैं पुत्र एक्सपेंसेस, सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, फिर आते हैं जी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर आता है चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री बोले तो आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग बेसिकली। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन के अंदर जाता हूं, अगर मैं क्वेश्चन के अंदर जाता हूं तो यहां पर एक टर्म आपके पास लिखी है जी एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब होता है कि दिस इज ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो जब हम वर्ड बोलते हैं एडजस्टेड परचेजेस तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है, तो आपको चेंज ऑफ स्टॉक वाला काम अलग से नहीं करना, इसके अंदर ही ये सब चीज इंक्लूडेड, दैट इज 320, तो ये पूरा 320 आप यहां पर लिख देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर बताया भी इन दोनों को मार्क करके कि इन दोनों को कलेक्टिवली एडजस्टेड परचेज कहा जाता है, 320 आ गया। उसके बाद हायरार्की में आते हैं जी एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, क्वेश्चन में कोई वेजेस सैलरी बोनस कुछ नहीं दिया हुआ। फिर आता है फाइनेंस कॉस्ट, अगर आप क्वेश्चन में जाएंगे फाइनेंस कॉस्ट मतलब कोई भी इंटरेस्ट संबंधित एक्सपेंडिचर है, यहाँ पर एक डिबेंचर इंटरेस्ट दिया गया था 20 का, तो ये आपका फाइनेंस कॉस्ट पुत्र बनेगा। ये लीजिए फाइनेंस कॉस्ट नाम लिखना है, डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं लिखना है यहाँ पर। और नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 के अंदर जाकर पुत्र हम बता रहे हैं नोट 2 फाइनेंस कॉस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट कितने का 20 का, और सारे फिगर्स किसमें है 000 में, तो 20,000 रुपए का फाइनेंस कॉस्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी हायरार्की में चलते हुए पुत्र डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। हमने थोड़ी देर पहले ही नोट बनाया कि डेप्रिसिएशन कितनी है जी 76 की, तो आप नोट नंबर 3 बनाकर बता देंगे कि डेप्रिसिएशन किस चीज की है। ये लीजिए नोट नंबर 3 पुत्र डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आ गया आपका 76 का, ये भी डन हो गया। लास्ट में कोई भी एक्सपेंस जो बच गया उसका हेड है अदर एक्सपेंसेस, सारे एक साथ इसमें डाल दो। क्वेश्चन में अगर आप जाते हो डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस की तरफ देखते हैं तो यहां पर कौन से ऐसे खर्चे थे, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग, ये 3 खर्चे ऐसे थे जिनका कोई ठिकाना नहीं था। बच्चा सर इंटरिम डिविडेंड भी दिया है, ओ भाई ये अप्रोप्रिएशन है, ये पी&एल में नहीं आती है, रिजर्व एंड सरप्लस वाले नोट में आप इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, तो 60, 30 और 30 के ये खर्चे भी आपके आ जाएंगे यहां पर। ये लीजिए, तो ये वाले खर्चे अदर एक्सपेंस का नोट नंबर 4 बना रहे हैं। आइए देखते हैं नोट नंबर 4, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस एंड सेलिंग एक्सपेंस, टोटल हो गया पुत्र 120 का। तो इस प्रकार से ये वाली वैल्यूज भी हम यहाँ पर डाल देंगे। ये आ गया 120 का अदर एक्सपेंस।
खत्म हुआ। ये आपने कह दिया कि भैया मेरे टोटल एक्सपेंस आ गए 536 के, टोटल इनकम थी 702 की, टोटल एक्सपेंस आ गए 536 के, तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा जी प्रॉफिट। इसका नाम रखा जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो आ गया 166। अगर कोई प्रोविजन बनाई है तो उसको यहां से माइनस करते हो, प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कोई प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, तो यही हमारा प्रॉफिट फॉर द पीरियड हो गया। इस तरह से आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L पुत्र कंप्लीट होता है। उस तो बाद आंदी है जी गल बैलेंस शीट दी। तो बैलेंस शीट ऑफ ओमेगा लिमिटेड एज एट 31 ऑफ मार्च 2022। सबसे पहले तो फॉर्मेट देखते हैं जी, बेहतरीन बिल्कुल। और ये एक्चुअल में फास्ट ट्रैक में ही करवाया हुआ मेरा क्वेश्चन है, जो क्लास में करवाया हुआ है बकायदा लिखकर, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कितनी सुंदरता से जो है सारा काम किया गया, कोई होच पोच नहीं है। सबसे पहले आ रहा है हेड ए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और दूसरी तरफ होता है जी, दूसरी तरफ मतलब पहले होता था वर्टिकल, अब हॉरिजॉन्टल चलता है। दूसरी तरफ का मतलब नीचे की तरफ है एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले है आपका शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर आता है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये हेड दिखाने आवश्यक है। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, इसके अंदर फिर देखेंगे जहां जहां इंफॉर्मेशन है वो वाली चीजें डाल सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड एसेट्स में नॉन करंट एसेट है, पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट, तो पहले पीपी फिर इंटेंजिबल, और बी पॉइंट होता है जी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और सेकंड मेन हेड आता है करंट एसेट, जिसमें इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट एसेट दिखाए जाते हैं। हम एक एक करके शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में आ रहे हैं जी शेयर कैपिटल, जिसके लिए आपने लिखा है नोट नंबर 5। क्वेश्चन में जब हमने पढ़ा तो नीचे नोट्स में बताया गया था कि कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल है 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच। ये लीजिए, तो नोट नंबर आ रहा है आपके पास 5 शेयर कैपिटल का। सबसे पहले अथोराइज्ड शेयर कैपिटल, फिर इश्यूड सब्सक्राइब्ड कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। हाँ जी, तो 40,000 शेयर ऑफ 10 ईच यानी कि 4 लाख रुपए, फिगर्स 1000 में तो 400 लिखना है, ये तो है अथोराइज्ड। लेकिन ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पर लिखा है 3 लाख रुपए का, मतलब इसमें से आपने 30,000 शेयर ऑफ 10 ईच ही इशू किए हैं। तो जो फिगर आपकी बैलेंस शीट में आएगी वो आएगी जी 300। उसके बाद आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, ये महत्वपूर्ण नोट बनेगा, नोट नंबर 6। क्वेश्चन में गए तो वहां पर आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L दिया था। ये देखिए मैं दिखा देता हूं जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L। यहां पे क्या क्या चीजें ध्यान से देख लीजिए, एक ही बार में मार्किंग कर लेते हैं इसकी। ये देखिए जी, तो अपने पास क्या क्या सामान है इसमें। P&L का ओपनिंग बैलेंस है 72, एक जनरल रिजर्व है 130, एक सिक्योरिटी प्रीमियम 40। इन दोनों को तो आपने टच ही नहीं किया, तो एज इट इज आ जाएगा। P&L की जहां तक बात है 72 था, इसमें जो आपने करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो स्टेटमेंट ऑफ P&L से आया वो इसमें ऐड कर देंगे, और जो इंटरिम डिविडेंड वाली चीज थी वो यहां से माइनस हो जाएगी। कम ऑन जी पुत्र, आइए देखते हैं नोट नंबर 6 रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो आपका आ गया जी सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L, ओपनिंग बैलेंस 72, प्रॉफिट ऐड हुआ करंट पीरियड का और इंटरिम डिविडेंड माइनस करते हुए 220 आ गया। जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने टच भी नहीं किया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवैल्यूएशन रिजर्व, याद रखना है लैंड को रिवैल्यू किया था वो 140 रिजर्व में जाकर क्रेडिट हुआ था। तो इस तरह से टोटल 530 रुपए का, मतलब 5,30,000 रुपए का अमाउंट है, जो कि हम यहाँ पर पुत्र लिख देंगे। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें कुछ नहीं बताया, नॉर्मली बताया भी नहीं होता। फिर आ रहा है जी नॉन करंट लायबिलिटी। अगर आपकी कोई ऐसी लायबिलिटी जो 12 महीने के बाद पेबल है, वो कहां क्लासीफाई कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग में। क्वेश्चन में जाकर देखते हैं, यहां देखेंगे 10% डिबेंचर आपको दिखेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग ही है। बाय डिफॉल्ट डिबेंचर लॉन्ग टर्म ही माने जाते हैं। तो 200 का यानी कि 2 लाख रुपए का अमाउंट है। इसके लिए हमने बनाया है जी नोट नंबर 7, लॉन्ग टर्म बोरिंग 10% डिबेंचर 200 का। तो ये वाली वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब कई बच्चे कहेंगे सर नोट बनाने की जरूरत ही क्या थी, यही लिख देते। अरे भाई यहाँ तो लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या है, बैंक से लोन लिया है, बॉन्ड इशू किए, डिबेंचर इशू किए, क्या किए, तो वो तो नोट में बताना पड़ेगा ना आपको, ठीक है ना। उसके बाद आ गई जी करंट लायबिलिटी, क्योंकि एक क्वेश्चन मेजर मास्टर कर रहे हैं तो मैंने इसमें सारे हेड लिखकर बताएं क्या क्या आते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग आता है, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पर अगर आप ट्रायल बैलेंस की जाकर देखते हैं तो यहाँ पे आइटम ही ज्यादा कुछ नहीं है। इक्विटी कैपिटल तो डन हो गया, डिबेंचर डन हो गया, रिजर्व डन हो गए, सेल्स हो चुका, सस्पेंस खत्म हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जाएगा पीपीई में, तो रह गया ट्रेड पेबल। तो ये आपकी क्या चीज है जी, मेन आपका करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल जो आते हैं वो वाला सीधा सीधा वैल्यू दे दिया 52 का, तो ये वाली वैल्यू हम लिख देंगे। इसके अलावा और कोई चीज नहीं बताई, और इसका नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सीधा वैल्यू उसने बता दी। तो जब आप इन सबको टोटल करते हैं, ये आ गया जी 1082। लायबिलिटीज साइड आपकी ओवर होती है। एसेट साइड पर आते हैं, नॉन करंट एसेट में सबसे पहले जी पीपी एंड इंटेंजिबल, जिसके अंदर फर्दर आ रहा है पीपीई। नोट नंबर बन रहा है इसके लिए 8।
वेरी गुड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट नंबर 8 फॉर पीपीई। पीपीई के अंदर क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में देखेंगे दो आइटम थी, पहली थी लैंड, दूसरी थी प्लांट एंड मशीनरी। लैंड के बारे में बात करें, ओपनिंग कॉस्ट थी 220 और क्वेश्चन है का भाई इसको ना हम रीवैल्यू कर रहे हैं 360 पर, तो 140 से बढ़कर इसकी वैल्यू होगी 360। दूसरी तरफ है प्लांट एंड मशीनरी, आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस में 770 का दिखेगा, लेकिन उसमें से 10 का आपने सेल कर दिया था। जो क्वेश्चन है नीचे एडजस्टमेंट में लिखा था कि भाई 10,000 रुपए का तो प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट आपने सेल कर दी, ठीक है। और उसमें से क्या माइनस करना है, तो ओरिजिनल कॉस्ट है, वी नीड द बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, तो इसमें से आप माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, करेक्ट बैलेंस। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको ट्रायल बैलेंस में दी है 172, इतनी थी, जिसमें से आपने जो एसेट सेल किया है उसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी, 8। तो टोटल 172 में 8,000 रुपए की डेप्रिसिएशन इंक्लूड थी उस एसेट की, लेकिन वो तो अब सेल हो गया तो उसकी डेप्रिसिएशन निकाल दो और करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो। तो टोटल नेट प्रोविजन आपका आ गया जी 240 का, जब इसको माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू आ गई 520 एंड यू गेट द वैल्यू फॉर इन राइटिंग इन द बैलेंस शीट एज 880। जितने भी पीपी हैं सबको ऐड आपने कर देना, तो 880 की वैल्यू पुत्र यहां पर आ जाती है। इंटेंजिबल एसेट में क्वेश्चन में पेटेंट गुडविल वगैरह कुछ भी नहीं बताया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो आती है, इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। करंट एसेट के अंदर आते हैं जी इन्वेंटरी, रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट एसेट। क्वेश्चन में जाते हैं, एडजस्टेड परचेज थी तो क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में पहुंच चुका है 86 का, यहां पर 31 मार्च 22 कह देंगे, गलती से लिख दिया, ये वाली फिगर्स हैं, मैं एक बार दूसरे कलर से इसको मार्क कर देता हूं। हाँ जी, इन्वेंट्री 86, ट्रेड रिसीवेबल 96, बैंक बैलेंस है 20 का और इसके अलावा कोई आइटम यहां पर नहीं है, ये लीजिए। तो इन्वेंट्री एज इट इज आ गई पुत्र 86 की, ट्रेड रिसीवेबल आ गए 96 के, अदर करंट एसेट में कुछ नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हमेशा नोट बनाना है सो दैट हम उसमें दिखा सके कि कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस है। तो उसके लिए अलग से नोट नंबर 9 पुत्र बनाया जा रहा है फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्वेश्चन में बैंक वर्ड लिखा था तो बैंक बैलेंस है 20,000 का, उसे आप यहां पर लिखेंगे और उसके बाद जब टोटल करेंगे तो आपका मैच कर जाएगा 1082 विद दिस 1082, तो लायबिलिटी और इक्विटी साइड इस तरह से टैली हो जाएगी। अब कोई पूछे क्वेश्चन में दम नहीं है, आप टी शेप वाली बैलेंस शीट करना चाहो ना फटाफट से कर सकते हैं, लेकिन मेन है प्रेजेंटेशन के मार्क्स, फॉर्मेट के मार्क्स, तो वो अपने को आना चाहिए अच्छे से। और मैंने क्या कहा था लास्ट में, नोट लिख देना है फाइनल डिविडेंड के लिए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर राइट द नोट फॉर फाइनल डिविडेंड। कौन सा नोट लिखना है, यही कि चाहे डिविडेंड आपने ईयर खत्म होने के बाद इमीडिएटली पे भी कर दिया, लेकिन अब क्योंकि वो अगले फाइनेंशियल ईयर की डेट पर आपने पे किया, सो इट विल नॉट अफेक्ट माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रीवियस पीरियड। तो इस ईयर का डिविडेंड आपने अगले पीरियड में दिया है 2 अप्रैल को, तो 31 मार्च तक अगर देते तभी हम इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसको एंटर पुत्र करवाते, ये वाली बात है, ठीक है। मजा आ गया जी क्वेश्चन करके, एन तरोताजा हो गए हम। हमारे पास कुछ यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, इसको भी देख लेते हैं क्या कहे है। कहता जी अदर करंट लायबिलिटीज डोंट इंक्लूड, अदर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के अंदर हेड होता है ना अदर करंट लायबिलिटी, अदर कौन है बेसिकली, जो क्लासिफाइड नहीं है कहीं पर तो उसको अदर कह के रख दिया जाता है। तो कहता है इनमें से कौन सी है जो अदर वाली नहीं है। पहला इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो करंट लायबिलिटी अदर वाली है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी अदर करंट लायबिलिटी है। इंटरेस्ट एक्रूड और क्रेडिटर, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर क्या है, ट्रेड पेएबल, तो ये अदर नहीं है, ये तो मेन है ट्रेड पेएबल के नाम से, तो इस प्रश्न का उत्तर है सी यानी कि क्रेडिटर। उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव है हमारे पास मल्टीपल चॉइस, कहता है जी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है इट शुड बी केप्ट ऑन एक्रूवल, कैश बेसिस, मिक्स्ड बेसिस या एनी मैनर। तो इसके लिए स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट के प्रोविजन बोलते हैं कि भाई जब तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे ना उसे कैसे मेंटेन करना है, एक्रूवल बेस पर मेंटेन करना है। इट हैज टू बी मेंटेन्ड ऑन द एक्रूवल बेसिस, नॉट ऑन कैश, नॉट ऑन मिक्स और नॉट इन एनी अदर बेसिस। तो ये वाली बातें हमने ध्यान में रखनी है जी। ठीक है, आज का सेशन हमारा खत्म हुआ जी, मजा आया करके। जिस बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था स्टार्टिंग से वापस से पूरा कर लीजिए, काफी नॉलेज आपको मिलेगी। मैं इसी के साथ लेता हूं अलविदा, बाय बाय।